Welcome back guys on English Zone, and here we have the video related to most important questions for all English literatures exams and exam point questions included हैं MCQs के फॉर्म में ये questions आपको मिलेंगे जो कि आपके UGC नेट DSSB KVS UPTGT PGT LT ग्रेड या किसी भी स्टेट लेवल के इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एन अकेडमी की तरफ से एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप सभी को बहुत अच्छे ऑफर्स दे रहा है एन अकेडमी, जिसमें आप अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो एस्पिरेंट्स 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे आप वो उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और ये आपका 12+2 6+1 के कैटेगरी में इसको डिवाइड करा है अन अकेडमी की तरफ से। एनटीए यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा आप सभी इस वीडियो का, और इसके साथ साथ आई बटन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप विजिट करके आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन अन अकेडमी के मेगा ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको जरूर विजिट कर लीजिएगा वन टाइम अगर आप एस्पिरेंट्स हो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और अन अकेडमी इंडिया वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, मोस्ट वैल्यूएबल एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करने का तरीका और डिफरेंट डिफरेंट ऑफर लोगे या सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के उसमें और भी ऑफर्स मिलेंगे। जो क्या बेनिफिट्स हैं इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के बाद वो सभी आपको लिंक पे मिल जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हो। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एनटीए यूजीसी नेट के लिए जा रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, और फ्रेंड्स नोट्स अपने पास रखिएगा, क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, और हम साथ ही साथ आपको जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी अगर उसको एक्सप्लेन करने का होगा तो मैं वो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। आंसर्स तो बताऊंगी ही साथ ऑप्शंस भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जो भी ऑप्शंस आपके अगर वो एक्सप्लेन करने के वे में होंगे तो मैं उनको जरूर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। ये क्वेश्चन रहा, ये एक लाइन है, एक पोइटिक लाइन है, आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया या किसने लिखा है। पहले तो क्वेश्चन है कि किसने लिखा है इस लाइन को, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी गॉल्सवर्दी, ऑप्शन सी शेक्सपियर। लिलीज दैट फर्स्ट स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स, ये लाइन है, पोइटिक लाइन है, वर्स लाइन है, आपको इसका आंसर देना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे चैट बॉक्स में साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आप खुद एनालाइज करिए आपने कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करे हैं, और आपको आपके एग्जाम का प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स आपके होते ही रहते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से होंगे। आप चाहे यूजीसी नेट के लिए जाओ, चाहे आप एलडी ग्रेड के लिए जाओ, यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस जी ट्रिपल एसबी, और साथ ही साथ आर्मी स्कूल की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो अपकमिंग डेज में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। ये क्वेश्चन है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर हैज रिटन कंपोज दिस लाइन, लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है, ये सोनेट है। कहां से लिया गया है, सोनेट 95, क्योंकि जो 154 सोनेट्स लिखे हैं शेक्सपियर ने उसमें से ये सोनेट नंबर 94 है। ठीक है, सोनेट 94। आपको पता है विलियम शेक्सपियर ने जितने सोनेट्स लिखे हैं दे आर इन 3 क्वार्टर्स एंड अ राइमिंग कपलेट, एंड फॉलोड बाय 3 क्वार्टर्स फॉलोड बाय राइमिंग कपलेट। 3 क्वार्टर्स में 4 लाइंस होती हैं। ये इनके स्टैंजास जो होते हैं 14 लाइंस का स्टैंजा होता है सोनेट, ये आप जानते होंगे, 40 लाइंस स्टैंजा। और जो 3 क्वार्टर्स का और कपलेट का राइमिंग पैटर्न है वो मैं आपको बता दूं, ए बी, ठीक है, सी डी, ई एफ एंड जी। दिस इज द राइमिंग कपलेट ऑफ द
सोनेट दैट वाज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। 3 क्वार्टर्स मीन 4 लाइन का फर्स्ट हो गया, 4 लाइन का सेकंड हो गया, 4 लाइन का थर्ड हो गया, एंड दिस इज कपलेट। ओके, जो राइम करते हैं एक दूसरे से। और ये लिखे किसमें है इन्होंने, वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स या जिन्होंने अभी बिगनर्स हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका बिगिनिंग टाइम है ये, वो जरूर इस क्वेश्चन को नोट्स में नोट डाउन कर लें कि सोनेट्स जो होते हैं 14 लाइंस के होते हैं, उनका जो राइमिंग उसमें 3 क्वार्टर्स, और शेक्सपियरियन सोनेट की अगर हम बात करें, शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टर्स एंड अ कपलेट होता है। 3 क्वार्टर्स का जो राइमिंग स्कीम और कपलेट का राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता दिया, ए बी सी डी ई एफ जी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि कपलेट क्या होता है। शेक्सपियरियन सोनेट का जो राइमिंग स्कीम है उसका पैटर्न आप बताना है, उसको वो दिया जाता है क्वेश्चन में। इसके साथ ही साथ जो लाइंस लिखी जाती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर्स के फॉर्म में लिखी जाती हैं। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप सभी के। इन विच शेक्सपियर प्ले डज द फॉलोइंग अकर। ठीक है, अब शेक्सपियर की प्ले की बात हो रही है यहाँ पे कि ये लाइन जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ठीक है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में आपको कुछ यहाँ पे लाइंस भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है सिर्फ इसीलिए कि आप जो जिन्होंने अभी तक के एग्जाम्स दिए हैं इंग्लिश लिटरेचर के, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम पता है कि आप हर लाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ लाइंस ऐसी हैं जो फेमस लाइंस हैं, स्पेशली शेक्सपियर की बात करें, मिल्टन की बात करें, साथ ही साथ स्पेंसर की बात करें, और इसके साथ ही साथ वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं हम, और पोप की बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके लाइंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, बात हम कर रहे थे ये क्वेश्चन का कि ये द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क किस शेक्सपियर के किस प्ले से ये लिया गया है, किसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ऑप्शन है एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी किंग लियर, ऑप्शन डी है मेजर फॉर मेजर। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने आप सभी को बता दिया है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए मुझे, और बिना डिले किए हुए आंसर की अगर बात करती हूं मैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ये प्ले है जहां से ये लाइंस ली गई हैं। ठीक है, जो लाइन का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, अभी मेंशन करा, ये लाइन यहीं से लिया गया है। और एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में 5 एक्ट, ये सीन सेकंड का लाइन है। ठीक है, एक्ट 5 सीन सेकंड का ये है, मेंशन है ये लाइन। और ये जो प्ले था ये 1607 में लिखा गया था, परफॉर्म हुआ था इसके आसपास। ठीक है, हैमलेट आप सभी जानते हो 1601। ठीक है, एंड किंग लियर की बात करें तो किंग लियर जो था वो 1606 के आसपास ये परफॉर्म हुआ था। सभी परफॉर्मेंस की बात हो रही है क्योंकि शेक्सपियर के जितने प्ले थे वो 1623 में पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में। कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसको मेंशन करा था मैंने क्वेश्चन में, जो शेक्सपियर से रिलेटेड था। और मेजर फॉर मेजर की बात करें 1604 में ये आपका परफॉर्म्ड हुआ था। तो प्लेस की बात हो गई। जो भी ऑप्शंस हैं मैंने आपसे ऑलरेडी मेंशन करा था कि अगर ऑप्शंस एक्सप्लेन करने से रिलेटेड होंगे, उसके लिए फैक्ट्स होंगे, तो मैं आपको वो जरूर फैक्ट्स बताऊंगी जो भी ऑप्शंस मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड करा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1607 एंटोनियो क्लियोपैट्रा परफॉर्म्ड हुआ था, और ये लाइंस इसी प्ले से ली गई है विलियम शेक्सपियर के, जो कि एक्ट 5 एंड सीन सेकंड में इसको बोला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर का नेम आपको बताना है। विलियम शेक्सपियर हैं, या जॉन मिल्टन है, या ऑप्शन सी में वर्ड्सवर्थ है, या ऑप्शन डी है गॉल्सवर्दी। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। हु इज द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ये अनफिनिश्ड वर्क है, ये मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अनफिनिश्ड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि पब्लिश हुआ है 1670 में। आंसर बताने से पहले मैं इससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स बता दे रही हूँ। ये पब्लिश हुआ है 1670 में।
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अनफिनिश्ड वर्क, और किसका वर्क है उसके बारे में बात अगर हम करें फ्रेंड्स, तो ये जो वर्क है ये हमारा है जॉन मिल्टन का। ओके, जॉन मिल्टन द ग्रेट एपिक पोएट, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन। दिस इज द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जॉन मिल्टन दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1670, ओके, बिफोर द डेथ ऑफ मिल्टन। इनकी बात की थी मैंने आपसे मिल्टन की, 1608 से लेकर के 1674 का टाइम ड्यूरेशन था, ये मिल्टन का टाइम ड्यूरेशन है, मींस लाइफ ड्यूरेशन ऑफ मिल्टन यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइफ ऑफ मिल्टन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये वर्क है, हैज बीन रिटन बाय हूम। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय हूम। ऑप्शंस हैं सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब, या ऑप्शन डी है जॉन ड्राइडेन। नो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता दूं, जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मेंशन कर दीजिए। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय हूम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये, और इसके जो आंसर हैं उसका बात करती हूँ। दैट वाज द राइटर ऑफ सैमुअल जॉनसन, द क्रिटिक, ग्रेट क्रिटिक, ये क्रिटिक थे, और इन्होंने किस वर्क में इसको डिस्क्राइब किया है, लाइफ ऑफ मिल्टन को लिखा है, इन्होंने लिखा है उसको लाइव्स ऑफ द पोएट्स में। ठीक है, जिसका लाइव्स ऑफ द पोएट्स, जिसमें उन्होंने अप्रॉक्स 52 पोएट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, 52 पोएट्स के बारे में उन्होंने लिखा है। ये जो इनका वर्क था ये था 52 पोएट्स के बारे में, और जो ये वर्क पब्लिश हुआ है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 1779 से लेकर के 81 के टाइम में, ठीक है, ये वर्क लिखा गया था। लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, ये उसका फुल टाइटल है, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जिसको हम लाइफ्स ऑफ द पोएट्स के नेम से भी जानते हैं। तो ये इसी में लाइफ ऑफ मिल्टन के बारे में इन्होंने बात की है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो लाइफ ऑफ मिल्टन की अगर बात होती है तो वो सैमुअल जॉनसन का वर्क है, अगर उसमें लाइफ्स ऑफ द पोएट्स की भी बात होगी तो ये भी सैमुअल जॉनसन का ही वर्क है, जिसमें लाइफ ऑफ मिल्टन के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू द डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता दे रही हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अगर हम सोनेट्स की बात करते हैं शेक्सपियर के, तो सोनेट आपको पता है कि 154 सोनेट्स हैं। ठीक है, बिगनर्स जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 154 सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं। बट अगर हम उसमें बात करते हैं कि इन्होंने किसको किसको एड्रेस करा हुआ है, और स्पेशली डार्क लेडीज को जो एड्रेस करा हुआ है शेक्सपियर ने सोनेट्स में, तो वो कितने सोनेट्स में एड्रेस करा हुआ है, क्योंकि 154 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इनको जो 101 से लेकर के 126 तक का सोनेट था, 1 to 126, ये डिवाइडेड, ये दिया था किसको, यंग मैन्स के लिए। यंग मैन जब WH इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको काउंट करते हैं, तो ये यंग मैन्स को एड्रेस था, मैं मेंशन कर दे रही हूँ। और इसका जो करेक्ट आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा है 28, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर, दैट वाज ऑप्शन बी, 28 sonnets are addressed by Shakespeare to dark ladies, and option B करेक्ट आंसर है। तो बात की मैंने फर्स्ट टू 26 sonnets ये यंग मैन्स को, और 27 से लेकर के 154 तक का जो सोनेट था दैट वो डार्क लेडी। ठीक है, ये डार्क लेडी को एड्रेस था, एड्रेस करके शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। बहुत फेमस, बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट्स को शेक्सपियर ने कंपोज करा हुआ है। तो सोचिए 154 सोनेट्स जो कंपोज करे हैं, दे ऑल आर अप टू द मार्क एंड दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग यूनिक स्टाइल ऑफ द शेक्सपियर। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हियर वी हैव शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शंस दे देती हूं मैं, एडवर्ड डॉर्डन, ऑप्शन सी AC ब्रिडले, ऑप्शन सी डॉवर्स विल्सन, ऑप्शन डी है विल्सन नाइट। ओके, चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आप सभी बता दीजिए। और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करें तो ये क्वेश्चन तो आपको रटा होना चाहिए, आपको मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इसको हम
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्ड करते हैं अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है, AC ब्रैडली इज द करेक्ट आंसर। और ये जो वर्क था AC ब्रैडली ने इसको कब लिखा था? 1904 में। ओके, ये पब्लिश हुआ है, आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी दैट वाज रिटन बाय AC ब्रैडली, इट वाज पब्लिश इन द ईयर 1904 और ये एक क्रिटिकल वर्क था AC ब्रैडली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे यह रहा, लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock ओपन विद द लाइन। ठीक है, ये पोयम है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा इसको। ये किसकी पोयम है? T.S. Eliot की। और बहुत ही इसकी फेमस लाइन है जिससे ये पोएम की ओपनिंग होती है, बहुत ही फेमस लाइन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से आप सभी के लिए स्क्रीन पे ये रहा। और द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock विच वाज अ पोएम कॉम्पोजिशन ऑफ T.S. Eliot, ये पोएम किस लाइन से ओपन करती है, मींस इसकी ओपनिंग लाइन क्या है? ओपनिंग लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्ले में भी पूछा जाता है। कुछ प्लेज हैं जिनकी ओपनिंग लाइंस के बारे में पूछा जाता है, कुछ पोएम्स है जिनकी ओपनिंग लाइंस के बारे में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो जरूर इसको मेंशन करिएगा, मेमोराइज करिएगा, नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन ए है अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ, इससे ओपन होती है पोएम, या लेट्स गो देन यू एंड आई, या ऑप्शन यहाँ पे सी है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, या है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। और इसका बहुत फेमस लाइन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लेट्स गो देन यू एंड आई। दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ पोएम लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock। अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ की बात करें तो यही भी T.S. Eliot का वर्क है, और T.S. Eliot ने ये किस में मेंशन करा है? वेस्टलैंड में, द वेस्टलैंड, जो कि 1922 में ये पब्लिश हुआ था, द वेस्टलैंड। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की बात करें तो ये हमारा जो है ये है 100 सोनेट 116 नंबर सोनेट है, और किसका है आप सभी समझ चुके होंगे, शेक्सपियर का है, शेक्सपियर। अंडर द ग्रीनवुड ट्री की बात करें तो दिस इज दी ऑल्सो द शेक्सपियर्स वर्क, और ये प्ले है, ठीक है, शेक्सपियर का है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये है लाइन है, पोएटिक लाइन है, और ये है एज यू लाइक इट प्ले से, एज यू लाइक इट, ये प्ले का नेम है, ठीक है। तो ये सॉन्ग था जहाँ पे इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने ये सॉन्ग इस पोयम में इस प्ले में मेंशन करा है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जिसके नाम से हार्डी ने एक नॉवेल लिखा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये टाइटल था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये हार्डी का नॉवेल है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। बट अंडर द ग्रीनवुड ट्री अगर पोयम की बात करें, सॉन्ग की बात करें, तो एज यू लाइक इट प्ले में ये शेक्सपियर ने एक सॉन्ग को मेंशन करा हुआ है। तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, लेट्स गो देन यू एंड आई, ये है लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock की ओपनिंग लाइन है, और ये T.S. Eliot ने कंपोज करा है ये पोयम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द वेस्टलैंड कंक्लूड्स विद अ और एन, और ऑब्लिक एन। वेस्टलैंड पोएम की बात अभी मैं कर ही रही थी, 1922 का ये मॉडर्न पोएम है, मॉडर्न बैरनेस पे बेस्ड ऑन है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों एंड हो गए थे, और व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर द बर्ड, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऑलमोस्ट ये टाइमिंग था, ये ओवर ही होने वाला था 18 से लेकर के, जब स्टार्ट हुआ था 1918 से। तो ये टाइम की बात हो रही है कि वेस्टलैंड जो पोएम है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वेस्टलैंड मीन्स मॉडर्न बैरननेस की बात हो रही है, मॉडर्न डिसअपॉइंटमेंट की बात हो रही है, मॉडर्न जो एक थिंकिंग है, एक सब्जेक्ट मैटर है, एक बॉडी लैंग्वेज है पीपल का, स्पेशली लंदन सोसाइटी का, उसके बारे में बात हो रही है। इस पोएम में T.S. Eliot ने करा है, और ये पोएम जो है कंपोज की है T.S. Eliot, मेंशन कर लीजिए आप सभी। तो इस कंक्लूड होती है ये लाइन का कंक्लूजन, मैंने आपको स्टार्टिंग का भी बताया कि दिस पोएम ओपन्स विद अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ, क्रूएस्ट मंथ से ये ओपन होती है ये पोएम, और इसकी कंक्लूडिंग लाइन बतानी है किस लैंग्वेज में थी कंक्लूडिंग लाइन, और वो लैंग्वेज भी मैं आपको बताऊंगी कौन सी लाइन थी जिससे ये पोएम एंड होती है, कंक्लूड होती है। तो बात करते हैं, ऑप्शन ए इंग्लिश है,
या ऑप्शन बी फ्रेंच लैंग्वेज से, या ऑप्शन सी संस्कृत से, या ऑप्शन डी जर्मन। तो देखिए संस्कृत इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बात करते हैं लाइन कौन सी थी, दैट वाज लाइन शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति। ठीक है, 3 बारी इसका इस लाइन का मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन। ये था, ये है हमारा संस्कृत वर्ड और इसी से ये पोएम कंक्लूड होती है। एंड द पोएम स्टार्ट्स विद ओपन्स विद अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, Arnold select some passages from Homer, Dante, Shakespeare and Milton to prove his। किस स्टाइल को, किस मेथड को प्रूव करने के लिए एर्नोल्ड, मैथ्यू एर्नोल्ड, द ग्रेट क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा, इन्होंने पैसेजेस लिए जो होमर के थे, दांते और शेक्सपियर और मिल्टन को, वो प्रूव क्या करना चाहते थे, किस मेथड को प्रूव करना चाहते थे। ऑप्शन ए टचस्टोन मेथड, ऑप्शन बी लिटरेरी मेथड, ऑप्शन बी कल्चरल मेथड, या ऑप्शन डी है रिलीजियस मेथड। तो दैट वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट आंसर। टचस्टन मेथड को वो प्रूव करना चाहते थे एंड दैट्स व्हाई ही हैज selected some passages from the work of Homer, Dante, Shakespeare and Milton because these are the great लिटरेरी फिगर ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। और टचस्टन मेथड की अगर बात करें तो ये क्या है, क्या चीज बताता है, दिस इज द kind of a method, the process by which the real worth and value of a literary work can be judged। means real worth और real value क्या है किसी literary work का, उसको जज किया जा सकता है इस टचस्टोन मेथड के थ्रू। इसको हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में, जिसकी स्पेशली टचस्टोन मेथड से ही रिलेटेड होगा, मैथ्यू एर्नोल्ड के। और टचस्टोन मेथड की जो बात की है, टचस्टोन मेथड की, वो उन्होंने बात की है द स्टडी ऑफ पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री में बात की है। ये एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है मैथ्यू एर्नोल्ड का, जो कि 1880 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, देखिए जैसा मैंने प्रॉमिस करा था, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसके ऑप्शंस के रिगार्डिंग, तो वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस भी कर रही हूँ। आपका बस काम है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके साथ ही साथ आप जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ठीक है, किसने बोला है 18th सेंचुरी को एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ऑप्शन ए मैथ्यू एर्नोल्ड, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी एमर्सन, या ऑप्शन डी है जे.सी. रैनसम। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। मैथ्यू एर्नोल्ड हैज कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। और ये एज ऑफ प्रोज एंड रीजन क्या था, बिकॉज पीपल वेर वेरी मच bored with the same things, religion, God, Pope and all in their lifestyle, in their society, in their day-to-day life। and जब लिटरेचर की बात हुई तो 18th सेंचुरी ऐसा लिटरेचर था, क्योंकि इससे पहले जितने लिटरेचर लिखे गए थे, जो भी आप एलिजाबेथन एरा की बात कर लो, मिडविल पीरियड की बात कर लो, वहां पे आपको जो लिटरेचर मिलेगा दे वर रिलेटेड टू द लव, गॉड, क्रिश्चियनिटी, रिलीजन एंड कोर्टली लव अफेयर्स एंड ऑल, जैसे हम चौसर की बात करें। बट 18th सेंचुरी की जो बात थी, यहाँ पे प्रोज की बात हुई, क्योंकि इससे पहले पोइट्री का अबाउंडेंस था, ड्रामा का अबाउंडेंस था। बट इस एरा में 18th सेंचुरी में, जिसको हम नियो क्लासिकल एज के नेम से भी जानते हैं, प्रोज वाज द मेन लिटरेरी जॉनर। और प्रोज जो था वो रीजन के बेस्ड पे लिखा जाता था। मीन्स देयर वाज फैक्चुअल थिंग्स रिलेटेड इन द वर्क्स ऑफ द 18th सेंचुरी राइटर्स। जो प्रोज राइटर्स थे, एसेज थे, इनके वर्क्स में आप रीजन, एक रीजनैलिटी देखोगे, एक प्योरिटी देखोगे, एक तरीके के कुछ आपको जो बेस्ड ऑन होंगी चीजें, वो फैक्ट्स पे बेस्ड ऑन होंगी। तो इसी वजह से इसको एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला गया। और वो किसने बोला, मैथ्यू एर्नोल्ड, द ग्रेट क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा। नेक्स्ट बात करते हैं कैटो। कैटो इज द ट्रेजेडी रिटन बाय होम। देखिए ये बात फिर से हमारा 18th सेंचुरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए जॉन लिली, ऑप्शन बी वैन जॉनसन, ऑप्शन सी जोसेफ एडिसन, या ऑप्शन डी लॉर्ड बिरॉन। मैंने आपको एक क्लिक दिया है, एक हिंट दिया है, आप गेस कर सकते हो कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा इसको वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ एडिसन, जो कि रिलेट करते हैं 18th सेंचुरी से। दिस इज अ ट्रेजिक वर्क, और ये प्ले था, दिस इज अ प्ले जो कि लिखा गया है 17
12 में, राइटिंग ईयर है मीन्स रिटन, और मैं पब्लिकेशन की बता दूं तो 1730 में, 1713 में ये परफॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, क्योंकि उससे प्लेस जो होते थे परफॉर्म्ड होते थे, तो ये परफॉर्मेंस इसकी हुई है 1713 में, और राइटिंग ईयर है 1712, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव इन गुलिवर्स ट्रैवल लिलीपुट स्टैंड फॉर। गुलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट का इंपॉर्टेंट ये वर्क है, इंपॉर्टेंट प्रो सटायर है जोनाथन स्विफ्ट का, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, स्विफ्ट, SWIFT, एंड लिलीपुट किससे स्टैंड करता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी इन्फर्नो, ऑप्शन ए डायस्टोपिया, ऑप्शन है अनार्की। तो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है हमारा। दिस स्टैंड फॉर इन गुलिवर्स ट्रैवल, दैट वाज अ प्रो सटायर ऑफ जोनाथन स्विफ्ट वी हैव। और लिलीपुट जो है इसमें स्टैंड फॉर करता है, लिलीपुट का जो मतलब है दैट इज रिलेटेड टू द इंग्लैंड, ओके, तो करेक्ट आंसर ए रहा। और जो ये वर्क था गुलिवर्स ट्रैवल, दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1726, ओके, 1726 में ये पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की आप सभी से, और उनके फैक्ट्स भी हमने डिस्कस करे, जो भी फैक्चुअल उसके पॉइंट्स थे वो आज हमने इस वीडियो में पिक किया और उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा। जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी अनअकैडमी का, सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स आपको फ्री मिलेगा, इसके साथ साथ 6 मंथ पे 1 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आप क्या क्या ऑफर्स अवेल कर सकते हो आफ्टर ज्वाइनिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द NTA UGC नेट फ्रॉम द अनअकैडमी, इंडिया मोस्ट लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से, वो आप लिंक पे जाकर के चेक कर सकते हो। लिंक को क्लिक करिए, लिंक का डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, इसके साथ ही साथ आई बटन पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा link of the how you can join the NTA UGC net subscription from Unacademy. Thank you very much for watching this. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसी और इंपॉर्टेंट राइटर को हम पिक करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन। थैंक यू।